तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले फिर आपको एक बार याद दिला दूं कि ऐसी तमाम कहानियां, चाहे वो क्राइम की हों या अलग अलग फील्ड की हों, वो तमाम कहानियां आप कुकू एफएम ऐप पर भी सुन सकते हैं। और आजकल कुकू एफएम ऐप घर घर कुकू एक तरह से लेकर आई है, जिसमें घर के हर मेंबर की जो पसंद है उनका ख्याल रखा गया है। उन्हीं के हिसाब से वो तमाम कहानियाँ हैं। तो अपनी अपनी पसंद की कहानियाँ आप भी सुने। और बहुत सारी इसमें कहानियाँ हैं। ख़ासतौर पर 2 क्राइम तक में भी मैंने आपको वो कहानियाँ सुनाई थी। कुकू एफएम पर आप उसको अपने तरीके से उसमें अंदाज में सुन सकते हैं। एक दिल्ली का बुराड़ी केस याद होगा आपको, एक ही परिवार के 11 लोगों की जो मौत हुई। दूसरा सीरियल किलर ऑटो शंकर साउथ का। तो ये दोनों भी कुकू एफएम पर ये कहानियाँ हैं। आप इसे सुने और पसंद की कहानियाँ और भी सुने। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है घर 50 क्राइम तक फैमिली के लिए। तो कुकू एफएम ऐप पर भी अपने पसंद की कहानियाँ आप ज़रूर सुन सकते हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। लखनऊ पबजी केस में लगातार शुरू से ही बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आज बहुत सारे खुलासे हैं जो हुए हैं और जो इस केस को कहीं ना कहीं किसी और मोड़ पर ले जाएंगे। अब आप कहेंगे खुलासे कैसे हो रहे हैं? सोर्स छुपाना थोड़ा हमारे पेशे में मजबूरी भी है, लेकिन इस बच्चे से बहुत सारी बातचीत हो रही है, इस बच्चे से पूछताछ हो रही है। और उन्हीं पूछताछ के दौरान उसके दिमाग में वो जो सारे राज हैं वो निकलवाने की कोशिश की जा रही है। और ये बिल्कुल भरोसेमंद सूत्र और सोर्स हैं जिनके ज़रिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें हमारे लखनऊ के रिपोर्टर जो आशीष श्रीवास्तव, वो भी लगातार दिन भर लगे हुए हैं। और जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उन सब की ज़ुबानी जो अब तक के अपडेट हैं, वो सारी चीज़ें जो बाहर आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। और इन्हीं चीज़ों को देख के लगता है कि धीरे धीरे शक की जो सुई है वो कहीं ना कहीं उस नाबालिग बेटे के बाप की तरफ भी घूम रही है। और कोई हैरानी नहीं कि इसके बाद पुलिस बाप से फिर से पूछताछ करे। और जो एक टीम पूछताछ कर रही है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसने अब तक उस बच्चे से सच उगलवाया है, उसको देखते ये भी हो सकता है कि इस केस में कहीं ना कहीं उस नाबालिग बेटे के बाप को भी पुलिस घेर सकती है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। कल 13वीं है इस नाबालिग बेटे की मां साधना की। और 13वीं के बाद साधना के परिवार वालों ने, उसके भाई, माँ, घर वालों ने ये कहा है कि वो कुछ बातें सामने रखेंगे। हो सकता है वो नई एफआईआर भी दर्ज कराए, तो हो सकता है कल और भी कुछ चीज़ें आएँ या परसों। और बाकी जो फाइंडिंग्स आ रही हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। फिर आप ही लोग खुद ही फैसला कर लीजिएगा। कहानियाँ आप सुनते ही रहते हैं, क्राइम में क्या कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सबूत, सुराग, और फिर उसके बाद क्या होता है। तो आप सभी इस मामले में ज़हीन लोग हैं। इस बच्चे ने लगातार बहुत सारे खुलासे किए हैं, 4 और 5 और 6 और 7 तारीख को लेकर, और उससे पहले की तारीख को लेकर। अब उसमें कई चीज़ें सामने आई। पहली एक बात बताई थी आपको मैंने कि जिस दिन 7 तारीख को इस बच्चे ने अपने पिता को फ़ोन किया और ये कहा कि माँ का कत्ल हो गया है, तो उसके बाद वो नॉर्मल कॉल पे था, फिर फ़ोन रखा और उसने वीडियो कॉल किया था जिस पे आधे घंटे बात हुई। अब उस आधे घंटे का राज भी सामने आ गया है। इस बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने ही कहा था कि तुम ये नॉर्मल कॉल काटो और वीडियो कॉल करो। उसके बाद वीडियो कॉल पे आधे घंटे क्या बात हुई उसने उसका भी खुलासा किया। इस आधे घंटे के कॉल में उसके पिता ने सीन ऑफ क्राइम देखा, क्राइम सीन पूरा। और उसके बाद इस बच्चे के मुताबिक उसके पिता ने कहा, एक काम करो, तुम घर के सामान इधर उधर बिखेर दो, तो ऐसा लगे कि लूटपाट या चोरी हुई है, और उन्हीं सामान के बीच में कहीं पिस्टल भी डाल दो। कोशिश तो ये भी थी कि बाकी जो सबूत हैं उसको भी मिटा दें, लेकिन फिर अचानक पिता को ख्याल आया उस वीडियो कॉल पे सारी सीन देखकर और डेड बॉडी को देखकर कि अब ये कहानी गढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसी चोर ने, लुटेरे ने आकर कत्ल कर दिया। अब उसकी वजह क्या? क्योंकि कत्ल को हुए हुए लगभग 3 दिन हो गए थे, तीसरा दिन था। लाश अब लगभग ख़राब होने लगी थी, बदबू आने लगी थी। तो फिर सीधे सीधे पुलिस ये पूछती कि अगर चोर या लुटेरों ने घर में लूटपाट के मकसद से इस कत्ल को अंजाम दिया, तो फिर इतनी देर में आप लोगों ने क्यों रिपोर्ट दी? घर में तो और 2 लोग थे, तो उसके बाद तो उन्हें तो पता चल जाता, तो वो तो छुपा नहीं सकते थे। तो उसी वक्त अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बताते, फिर पुलिस को पता चलता।
लेकिन लूटपाट के 3 दिन के बाद क्यों, और 3 दिन तक 2 बच्चे उस घर में उस लाश के साथ क्यों? पिता को ये बात समझ में आ गई कि ये कहानी बनाई नहीं जा सकती, सीधे शक आएगा। तो फिर पिता ने कहा एक काम करो, तुम बाकी सब चीज़ें छोड़ दो और ये सारा सीन ऑफ क्राइम को जैसे है वैसे रहने दो, क्योंकि इसमें बात बनेगी नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब ये पूरी बातचीत हो गई और पुलिस उसके बाद आती है, तो इस आधे घंटे की बातचीत में पहले पिता वीडियो कॉल पे ये भी कहते हैं कि तुम वही मम्मी के साथ अपनी लड़ाई वाली बात पे कायम रहना, और ये कि किसी चीज़ की वजह से डांटती मारती तो गुस्सा आता था। फिर वहाँ तक पबजी कहीं नहीं था सीन में। तो आया कि क्या क्या रीज़न क्या बताएं, तो उसमें ये हुआ कि फिर यही बताओ कि माँ नाराज़ होती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, दिन भर गेम खेलते रहते थे, तो उसमें पबजी आ गया और इस तरीके से ये कहानी कर दी गई। ये तो ही 2 चीज़। तीसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा अपने आप में गंभीर है वो ये कि इस बच्चे ने पूछताछ में बताया है कि इस कत्ल से बहुत पहले से ही, लगभग महीने भर पहले से ही, उसकी अपने पिता के साथ लगातार लंबी लंबी बात होती थी और उस बातचीत में हर मुद्दे पर बात होती थी। घर के अंदर क्या चल रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं, कौन मेहमान आ रहा है, कौन जा रहा है, मम्मी किससे मिल रही है, मम्मी किससे बात कर रही है। और इन सारी चीज़ों के अलावा उसने जब ये बताया कि वो तो पिस्टल चलाना सीख चुका था, तब उसके पिता ने उसे ये भी कहा कि अगर कभी किसी को गोली मारनी हो तो पिस्टल में सिर्फ 1 गोली लोड करना। 6 गोली लोड करने में मुश्किल आती है, पिस्टल को ऑपरेट करने में भी मुश्किल होता है, तो एक वक्त में सिर्फ 1 गोली होनी चाहिए। यही नहीं, उसने कहा कि मुझे पिता से हम अक्सर बात करते थे तो पिता ने हमें ये भी बताया कि जेल क्या है, जेल क्या होती है, बच्चों की जेल कैसी होती है, बड़े जब जुर्म करते हैं तो उनको कैसी सज़ा मिलती है, बच्चे जब जुर्म करते हैं तो कैसी सज़ा होती है। उसने इस बच्चे को नाबालिग जेल, जो चाइल्ड रिमांड होता है, बाल सुधार गृह, कितनी सज़ा, मैक्सिमम 3 साल। उसी जुर्म के लिए अगर कोई बालिग करे तो कितनी सज़ा, ये सारी कानूनी चीज़ें और धाराएं तक इस बच्चे को मालूम थी। और इसका कहना है कि ये सारी चीज़ें उसे अपने पिता से पता चली। तो पिता इस बारे में बात करते, पिता ने उसे चाइल्ड के बारे में भी, रिमांड रूम के बारे में बताया, पिता ने उसको सज़ा के बारे में बताई, बच्चे जुर्म करते हैं तो कैसे बच सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई। ये सारी चीज़ें जानने के बाद जो पूछताछ चल रही थी बच्चे से, उसमें एक चीज़ बड़ा क्लियर हुआ कि इस नाबालिग बच्चे के दिमाग के साथ कोई खेल रहा था, और खेलने वाला कोई तीसरा शख्स नहीं था, वो उसका अपना पिता था। और इसीलिए अभी हालांकि इस रिपोर्ट की फाइनल कॉपी जो है वो कोर्ट में जानी है और एक कमेटी बाकायदा इसकी जांच कर रही है और वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अब क्या हुआ, उसने कई चीज़ें और बताई साथ साथ में। उसने कहा कि जब रात का इंसिडेंट उसने बताया, डेड बॉडी दिखाई, तब उसने ये भी कहा कि अब मैं क्या करूं। तो उसके पिता ने ये कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये इस बच्चे का बयान है। और बोला कि मैं देख लूँगा। इतना ही नहीं, इस पूरी कार्रवाई के बाद जब पिता आते हैं और पुलिस आती है, नाना से और बाप से, बाकी लोगों से पूछताछ होती है, तब उस वक्त भी इसके पिता कहते हैं कि तुम उसी पबजी की गेम पर ही बात करना, वही लड़ाई झगड़े की बात करना, बाकी कुछ नहीं होगा। 3 साल से पहले तुम आज़ाद होगे, बाहर होगे, हम देख लेंगे और सब कुछ ठीक है और कुछ नहीं हो सकता है। इससे पहले उसने जिक्र किया कि जब एक बार वही एक जो बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर जिसे कहें, आना जाना था घर में, एक रात वो खाना खाने के लिए आ गया था और नाबालिग बेटे को देखकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि ये क्या है, लड़ा। माँ ने उसे डांटा। इससे पहले 1-2 बार वो माँ की बातचीत भी बाप को ऑडियो उसका रिकॉर्ड करके भेज चुका था, उस पर झगड़ा हुआ था। तो उस बिल्डर के खाना खाने आने के बाद उसने फिर बाप से अपने बात की और कहते हैं कि उसने अपने बाप से कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और जब आप नहीं होते हैं, उसकी ये पूरी बातचीत है जो उसने बताई है कमेटी को। तो अक्सर ये प्रॉपर्टी वाले जो अंकल हैं वो घर पे आते हैं और ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने इस बात की शिकायत पहले भी आपसे की है और फिर मम्मी आपका झगड़ा भी हुआ और तब फिर उसके बाद मम्मी ने भी मुझे खूब मारा और मेरे अंदर बहुत गुस्सा था इसको लेकर। और एक दिन वो डिनर पर आए थे, मैंने गुस्से में खाना नहीं खाया।
जिसके बाद फिर मम्मी ने मेरी शिकायत पापा से की, कुछ और भी बातें मेरे खिलाफ़ बोली, और फिर उस दिन के बाद माँ ने मेरा फ़ोन छीन लिया और कहा कि इस फ़ोन की वजह से तू बिगड़ रहा है। और वो असल में अपने बाप से फ़ोन करता था। तो उसने अपने पापा से कहा कि मुझे इस आदमी का यहाँ आना पसंद नहीं है। तो पापा ने कहा, इस बच्चे का बयान है, कि मैं अगर होता तो पिस्टल उठाकर गोली मार देता। तो इस पर बच्चे ने पूछा, मैं क्या करूं? तो इस बच्चे का बयान है कि पापा बोले, जो मन में आए वो करो। अब हालांकि ये लाइन जो मन में आए करो बड़ा आम लाइन है, कई बार हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मन में आए करो का इसका मतलब क्या है, कोई इशारा है, क्या चीज़ें हैं, ये नहीं मालूम। तो ये इस बच्चे ने पूरी बात बताई। अब इतना ही नहीं, जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है, गुस्से में एक बेटे ने अपने माँ का कत्ल कर दिया, चलिए ठीक है, गोली मार दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह मोबाइल के सारे डेटा को डिलीट करना, ख़ासतौर पर क्राइम और क्राइम से ठीक पहले के, वो बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। साधना की लाश के साथ 7 जून की रात लखनऊ पुलिस अपने साथ साधना का मोबाइल भी ले गई थी। इस बेटे का जो मोबाइल था, इसका रिचार्ज नहीं कराया था उसकी माँ ने कुछ दिनों से, शायद वो झगड़ा मोबाइल पे और पिता से बातचीत। तो माँ भी अपने साथ, माँ का जो मोबाइल था वो पुलिस साथ ले गई। लेकिन हैरानी पुलिस को तब हुई कि जब उस मोबाइल को खंगाला तो पता चला कि 4 जून की सुबह से लेकर कत्ल वाले रात तक के सारे डेटा, कॉल डिटेल, वीडियो, मैसेजेस सब डिलीट हैं। इवन कॉल लॉग कि कितने बजे किसको क्या कॉल किया, उसको भी डिलीट कर दिया गया था। इस बेटे ने बताया था ये भी कि वो अपने पिता से लगातार व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होता और इसीलिए वो उसका यूज़ कर रहा था, नॉर्मल कॉल नहीं कर रहा था। लेकिन 4 तारीख से लेकर उस दिन पूरा अगले दिन भी इसने जितने भी कुछ कॉल किए वो सब उसने ये बताया कि उसने नॉर्मल कॉल नहीं किए बल्कि व्हाट्सएप कॉल किए। फिर इसने ये भी कहा कि व्हाट्सएप कॉल के डिटेल बेशक ना आए, लेकिन लॉग कॉल में आ जाता है कि कितने बजे किसको कॉल किया गया। उसने वो सारे लॉग कॉल भी जो डिटेल थी उसको भी डिलीट कर दिया। तो पुलिस के पास उसकी माँ के जो मोबाइल हाथ लगे उसमें ना कोई चैट है, ना वीडियो, और ख़ास तौर पर 4 जून के बाद से लेकर। अब सवाल ये कि किसने डिलीट किया, तो इस बच्चे ने बताया है कि उसी ने डिलीट किया है। अब उस चैट में और क्या क्या चीज़ें थीं, अगर उसको रिट्रीव करके सामने लाया जा सका तो फिर ज़रूर पता चलेगा, लेकिन इस बच्चे का कहना है कि उसने इन चीज़ों को डिलीट किया था। बच्चे ने जो जो कुछ बताया, इसी के बाद ये एक फैसला लिया गया कि इस बच्चे के दिमाग को पढ़ने के लिए एक बड़ी कमेटी बनाया। अभी तक जो कमेटी है उसमें 3 लोग हैं जो इस बच्चे से पूछताछ करके सच्चाई सामने ला रहे हैं। लखनऊ पुलिस की तो अपनी कहानी है, अब इनको एक रिपोर्ट जमा करनी है, वो अदालत में जानी है। तो अब डिसाइड ये हुआ है कि CWC यानी कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो एक ख़ास रिसर्च विंग बनाएगी, जिसमें 2 साइकोलॉजिस्ट, 2 वकील, 2 डॉक्टर और 2 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो मेंबर हैं ये लोग होंगे। तो 6 लोगों की एक टीम होगी जो इस बच्चे के पूरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेगी और उसके बाद तय करेगी कि आगे क्या करेंगे। इस बच्चे ने अपनी जो बातचीत है उसमें ये भी बताया है कि पिता कितने कितने दिन के गैप के बाद घर आया करते थे। उस लाइसेंसी जो पिस्टल है उसका घर में यूँ लापरवाही तरीके से रखने का रीज़न क्या है, माँ और बाप के रिश्ते कैसे थे, माँ बाप में कैसे झगड़ा होता था, और ये भी है कि इस घर में जो 4 लोग थे, जो पिता है वो बेटे के बेहद करीब है। और पिता ने उस वक्त जब ये हुआ तो कहा था अपने रिश्तेदारों के सामने कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी के इस कातिल बेटे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उस वक्त। और जेल में ही मुलाकात हुई। उसके बाद से ये बाल सुधार गृह में, अभी तक पिता कभी मिलने नहीं गए। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आया, वो ये कि अब वही पिता अपने इस नाबालिग बेटे की ज़मानत करने की कोशिश में लग गए। अपने इलाके के कुछ लोगों, ख़ास दोस्तों के ज़रिए एक अच्छा वकील ढूंढ रहे कि इसकी ज़मानत करवा दी जाए। लेकिन जिन लोगों को संपर्क किया उन लोगों ने अभी मदद करने से इनकार कर दिया है। कुछ पड़ोसियों से भी संपर्क किया तो पड़ोसियों का भी ये कहना है कि जो बेटा अपनी माँ को गोली मार सकता है वो हमारे पड़ोस में रहे, हमारे लिए ख़तरा है। तो वो भी नहीं चाहते हैं कि अभी कोई ज़मानत और ज़मानत के लिए कोई मदद करे।
तो ये भी एक चीज़ सामने आ रही है। अब बच्चा तो अभी जो है बाल विकास सुधार जो वो होता है केंद्र सेंटर, वहाँ पे है। कल है 13वीं के बाद दोनों परिवार की तरफ से कुछ चीज़ें आनी हैं और बहुत मुमकिन है कि कल के बाद शायद पिता को बुलाया जाए और उनसे लंबी पूछताछ हो। और ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इनके जो मेंबर्स हैं 3 और जो अब तक बच्चे का बयान है, उसके आधार पर इनका एक पुख्ता तौर पर एक चीज़ मानना है, और वो ये है कि गोली चलाने वाला तो बेटा है, लेकिन गोली चलाने के लिए मजबूर करने वाला कोई और है, और वो कोई और भी नहीं बल्कि इनका शक यही है कि उस बच्चे का पिता है। और उस बच्चे के पिता ने ही कहीं ना कहीं उस बच्चे को मजबूर किया। तो अगर ऐसा होता और यही सच है तो इसका मतलब ये है कि एक बाप ने अपनी बीवी के कत्ल के लिए अपने बेटे को गोली मारने के लिए कहा। ये एक अजीब सी चीज़ होगी पूरी सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए भी। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें सुनने के बाद बड़ा अजीब सा होता है, हर एक परिवार के लिए बड़ा बेचैनी सी हो जाती है। लेकिन ये पूरा मामला इसी तरीके से उलझा हुआ है और बहुत जल्द मुझे लगता है शायद नेक्स्ट वीक तस्वीर साफ़ हो जाए। और लखनऊ पुलिस को भी अब एहसास है इस बात का, और इसीलिए लखनऊ पुलिस जो है अब बाकायदा दूसरे एंगल से इस मामले की तफ्तीश कर रही है। जिस बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर और बाकी लोगों के नाम आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ होनी है और उनके बारे में पुलिस को पूरी जानकारी है। और पड़ोसियों से भी इस मामले में बयान लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक घर में कोई आए जाए तो सभी को पता चलता है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कत्ल से पहले और कत्ल के बाद 3 दिनों तक कितनी बार बेटे और बाप में बात हुई। पुलिस ने पहले बच्चे का मोबाइल को अपने पास लिया था, उसके डेटा निकाले, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। लेकिन फिर पता चला कि ये बच्चा लगातार कत्ल के बाद अगले 3 दिन तक अपनी माँ के मोबाइल को यूज़ कर रहा था। लेकिन उसने जितने भी कॉल किए जो आ रहे थे या मैसेज आ रहे थे, जैसे परिवार का कि माँ के लिए पूछा जा रहा कहाँ है, तो ये माँ ही बनकर, साधना बनकर उनको रिप्लाई भी कर रहा था। लेकिन इसने जितने कॉल किए वो कॉल व्हाट्सएप कॉल थे। और इसने ये भी कहा कि उस रात जब उसने आधे घंटे तक पिता से वीडियो कॉल पे बात किया था तो पिता ने ही कहा था कि वीडियो कॉल पे बातचीत रिकॉर्ड नहीं होती, वीडियो कॉल का रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन कॉल करने के बाद इसको कॉल लॉग से इसको भी डिलीट कर देना। ये इस बच्चे का बयान है। तो अब एक बाप ऐसा क्यों कह रहा है, एक बाप एक क्राइम सीन को क्यों छुपा रहा है, एक बाप अपने बच्चे को क्यों बचा रहा है? हालांकि मोहब्बत में आदमी अपने लोगों को आसपास के बचाता है, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें शक पैदा करती हैं कि कहीं ना कहीं ये एक अकेले इस नाबालिग बच्चे का काम नहीं है, बल्कि इसके दिमाग का इस्तेमाल किया एक बालिग ने और फिर अपने हिसाब से, अपने इशारे से ये सारी चीज़ें करवाई। बाकी मुझे लगता है कि इसके बारे में जल्दी खुलासा हो जाएगा और अगले वीक तक मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर दूंगा। अब आज कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आकाश यादव, आज इनका जन्मदिन है, तो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आकाश। और सैफ हसन ने भेजा है। इसके अलावा वंश का भी आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन बहुत मुबारक वंश। और हरिओम कुमार जी ने भेजा है। रीज कौर पन्नू, आज इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रीज। और गुरपिंदर सिंह जी ने भेजा है कैलिफोर्निया से। संदीप हैं, इनका भी बर्थडे है, लेकिन कल है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कल संडे कहानी होती नहीं है। तो संदीप साहब पहले से ही आपको जन्मदिन की मुबारक। और निशी शर्मा ने भेजा, इनकी बहन है पटना से। नरेंद्र जांगड़ा जी हैं, यानी कि एनजे, और इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र साहब। और ये भिवानी से हैं, लेकिन फ़िलहाल हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं। श्रीकांत मोटरवार पुणे से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे श्रीकांत। जायद खान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जायद साहब, बेंगलोर से हैं ये। मोहम्मद आमिर सुहैल, बिहार से, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आमिर। इसके अलावा प्रज्ञा चौहान का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रज्ञा, पुणे से हैं ये। और पवन यादव जी ने भेजा है। इसके अलावा दीपक पासवान आंध्र प्रदेश से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दीपक साहब। पामिल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे पामिल। और ये आयुष मोंगा जी के बेटे हैं, चंडीगढ़ से हैं। साथ ही आज गरिमा सक्सेना जी और विशाल सक्सेना जी की एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। देवेश सक्सेना ने भेजा है। इसके अलावा चंचला और सोगेंद्र जी की भी आज एनिवर्सरी है, आप दोनों को भी मुबारक। राकेश कुमार जी ने भेजा है। साथ ही मन्नू वी, इनकी भी एनिवर्सरी है, पर ये शायद जल्दबाजी में थे, अपनी वाइफ का नाम ही नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन आप दोनों को बहुत बहुत बधाई मुबारक। और ये सरका घाट हिमाचल प्रदेश से हैं।
इसके अलावा खुशबू मिश्रा और सुरेंद्र झा जी की भी आज एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बधाई। साथ ही गुड्डू राजकुमार और प्रिया जी, इनकी भी एनिवर्सरी है, आप दोनों को भी बधाई। अजीत जी ने भेजा है। और मधु और सोनू पटना से हैं, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। साथ ही सरोज सिम्मी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हैं और ये बिश्नोई बिरादरी के पूरे इतिहास की कहानी सुनना चाहती हैं, मैं जल्दी सुनाऊंगा। प्रीति अग्रवाल हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। भरत जांगड़ हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। रमेश उमरानी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। अविनाश सायारे हैं और इसके अलावा जवाहर, ये पबजी के बारे में पूछ रहे थे अविनाश जी, अपडेट दे दी मैंने। जवाहर चौबे हैं, इसके अलावा डॉक्टर सौरभ पाटिल हैं। टाइफाइड के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी भेजी है, मैं कभी डिटेल में इसके बारे में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ पाटिल साहब। इसके अलावा लवजीत सिंह जी ऑस्ट्रेलिया से एक स्टोरी की फरमाइश की है। ताहिर खान है बेंगलोर से। अभिषेक दुबे हैं। विक्रम बानिया हैं पटियाला से, थैंक यू सो मच, आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। हरप्रीत हैं इटली से, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। योगेश गवाड़े भी हैं और जोशी अभयंकर केस की कहानी सुनना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मैं इसी कहानी में सुना चुका हूँ। अश्वनी शर्मा जी हैं, थैंक यू आपके मेल के लिए। इसके अलावा प्रसाद गोसावी जी हैं, इन्होंने कहा है कि ये चार्जशीट पढ़ना चाहते हैं, तो चार्जशीट कैसे पढ़ें। तो चार्जशीट अमूमन जिससे रिलेटेड केस होता है उसके वकील के पास या उनके पास होता है, पुलिस स्टेशन में भी है। तो अगर आपकी जान पहचान है या कोई ऐसा केस है जिसको आप जानते हो, किसी का मुकदमा, तो आप वो चार्जशीट की कॉपी पढ़ सकते हैं। कुछ नेट पे भी है बहुत इंपॉर्टेंट केस के जो चार्जशीट हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आकाश सिंह हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। लखविंदर रंधावा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि तिहाड़, इत्तेफाक से लखविंदर रंधावा जी ने जो सवाल उठाया, आज कायदे से वारदात उसी पे है। आज रात 11 बजे अब आप आज तक में वारदात देख सकते हैं मेरे साथ। उनका ये था कि पंजाब पुलिस ने कल स्टेटस रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपना गैंग पूरा तिहाड़ में ही बना रखा, वहीं से चलाता है। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का फरमान उसी तिहाड़ से जारी हुआ। तो अगर तिहाड़ में उसे फैसिलिटी ना दी जाती, मोबाइल ना दिया जाता, रिश्वतखोर अफसर वहाँ के ना होते, तो मूसेवाला की जान बच सकती थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गैर इरादतन हत्या के लिए तिहाड़ और तिहाड़ का अमला, उनके एम्प्लॉय भी गुनहगार हैं। तो क्या उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि बिल्कुल होनी चाहिए। बल्कि मैं तो, जो आज शो का नाम है वारदात में, वो शो का नाम ही यही है कि मूसेवाले का कातिल घूस महल, तिहाड़ जेल का एक नाम घूस महल भी है। तो मौका मिले तो आज रात आज तक पर वारदात पे आप देखिए, और लखविंदर रंधावा जी आपके सवालों के जवाब उस शो में मिल जाएंगे। इसके अलावा अमन के शर्मा हैं, मंजीत दास हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। सुमित सिन्हा हैं पटना से, थैंक यू सो मच आपके मैं इस मेल और प्यार के लिए। धूप सिंह जी ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। साथ ही संदीप बिश्नोई जी ने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही। कल संडे है, उम्मीद यही कि कल छुट्टी हो, तो परसों मुलाकात होगी आपको, यानी कि मंडे को, किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। हैप्पी संडे, थैंक यू सो मच।